नमस्कार, निर्माण के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विश्वजीत तिवारी आप लोगों को इस मेंस थ्रू एनसीईआरटी सीरीज में आर्ट एंड कल्चर को कंटिन्यू कर रहा हूं। पिछले क्लास में जो हम लोगों ने देखा था कि मौर्यकालीन कला में जो वहां के स्तंभ थे और कुछ मूर्तियां थी, उनका महत्व क्या था और वर्तमान प्रासंगिकता क्या थी। साथ ही हमने उसकी अशोक के जो स्तंभ थे उनकी ईरानी स्तंभों से तुलना भी करी थी। यूपीएससी ने ऑलरेडी चूंकि इस पर प्रश्न पूछ भी लिया है, तो संभावना है कि अब आगे जो प्रश्न अगर इस टॉपिक पे पूछा जाता है तो वो थोड़ा कुछ डायनेमिक बना करके पूछा जाएगा। आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी के जो प्रश्न पूछने की एक जो टेंडेंसी है वो बदल रही है। वह अब राजकीय कला से लोक कला की ओर शिफ्ट हो रही है, साथ ही अब प्रतीकों और चिन्हों की ओर शिफ्ट हो रही है। तो ऐसे में लोक कला, मौर्यकालीन लोक कला, जो पिछले क्लास में हमने चर्चा करी थी कि मौर्यकालीन लोक कला की जो सबसे बड़ी अभिव्यक्ति थी मौर्य काल में, वह वहां के यक्ष यक्षिणी की मूर्ति में और जो महिला मातृ मूर्तियां बनी थी उसी में देखी जाती है। तो आज हम यक्ष यक्षिणी की मूर्ति कला को कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले ये एक फिगर देखिए आप लोग। ये आधुनिक बिहार में जो पटना शहर है उसके दीदारगंज एक जगह है, वहां से ये यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इस मूर्ति को देख करके आपको लग रहा होगा कि यह संभवतः किसी राजा के द्वारा बनवाया गया होगा, लेकिन यह राजकीय कला का पार्ट नहीं है, यह लोक कला का पार्ट है। अर्थात जो आम जनमानस होते थे वे इतनी कुशल मूर्ति कला को अंजाम देते थे। इस मूर्ति कला में देखिए आपको इनके जो बनावट है, इन पे जो बारीकियां हैं शरीर के एक एक अंग पर, यह पीछे और यह आगे की ओर, कितनी कुशल बनावट है। अब यह बनावट की कुशलता तो होती है कलात्मकता, लेकिन हमें तो सिर्फ कला से मतलब नहीं है, कला के साथ साथ प्रतीकों से भी मतलब है। क्योंकि प्रतीक क्या है इसके, यह क्या संदेश देना चाहता है, यह कला का क्या महत्व है, यह वर्तमान में चूंकि पूछा जाता है। पहले इसके हम कलात्मक अभिव्यक्ति को समझ लेते हैं। देखिए, यह जो मूर्ति है इसे मुख्य रूप से चामर गृहिणी मूर्ति कहा जाता है। ठीक है, यह जो महिला है इनके हाथों में देखिए एक ये चावर लिए हुए हैं। चावर एक पंखा जैसा होता था, जो राजा लोग होते थे उनको पंखा डुलाने का काम करती थी कुछ महिलाएं, उन्हें चावर कहा जाता था। हाथ में चावर लिए हुए हैं, तो इस मूर्ति को चावर गृहिणी मूर्ति कहा जाता है। चौरी पकड़े हुए हैं, चावर पकड़े हुए हैं ये। ठीक है, यहां ध्यान रखना है कि ये जो मूर्ति बनी है पटना के दीदारगंज से प्राप्त हुई है। साथ ही यह मूर्ति अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा है तो ये लाल बलुई पत्थर है। ठीक है, यह लाल बलुई पत्थर है, इससे यह मूर्ति बनी हुई है। उन्नत कितनी कलाकृति कितनी उन्नत है तो दिख ही रही है आपको। और साथ ही इस मूर्ति पर इतनी सुंदर चित्रकारी की पेंटिंग की गई है, दिख रहा है आप लोगों को, एकदम से सपाट चिकनी है ये मूर्ति। क्योंकि पत्थर की मूर्ति को चिकना करना, पत्थर को इतना चिकना बनाना बड़ा कठिन होता है, तो इस पर ऐसी पॉलिश की गई है इस मूर्ति पर कि यह एकदम से चिकनी सतह वाली महसूस हो रही है। आपको कहीं से भी प्रस्तर महसूस नहीं, पत्थर महसूस नहीं हो रहा होगा। यह एकदम चिकनी जो सुंदर मूर्ति बनाई जाती है, मिट्टी की जो चिकनी मूर्तियां बनाई जाती है जैसे कि पेंटेड हो, वैसी बनाई गई है। तो इस पर पॉलिश भी बहुत उन्नत पॉलिश की गई है। ठीक है, साथ ही इनके जो शरीर हैं, उनकी जो बनावट रही है, आपने देख लिया कि दाहिने हाथ में इन्होंने क्या पकड़े हुए हैं, दाहिने हाथ में इन्होंने चौरा पकड़े हुए हैं, और बायां हाथ में कुछ होता, लेकिन बायां हाथ यहां देखिए टूट गया है। ठीक है, तो बायां हाथ जो कि टूट गया है, इससे स्पष्ट नहीं होता है कि बायां हाथ में इन्होंने क्या पकड़ा हुआ है, लेकिन दाएं हाथ में चावर पकड़े हुई हैं। साथ ही इनकी बदन को अगर आप देखें तो गोल गठीली काया है। एक जो भारतीय दर्शन में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में एक महिला की जो एक उत्तम आकृति बनाई जा सकती है, जो सोची जा सकती है, एक सुंदर महिला की आकृति कैसी हो, तो वैसी ही सटीक मूर्ति यह बनी हुई है। एकदम गोल गठीला बदन दिख रहा है आप लोगों को, सुंदर बनावट है। शरीर जो है वह इतना उभार युक्त है कि उसको देख करके यह प्रतीत होता है कि कलाकार कला का एकदम चरम रूप जो था वह वहां तक पारंगत था। उसकी पारंगतता
एक सुंदर महिला, समाज में जो एक आदर्श सुंदर महिला की प्रकृति सोची जा सकती थी, उसने अक्षरशः वैसा ही उतार दिया है। ठीक है, तो मौर्यकालीन, और यह भी ध्यान रखने की बात है कि यह राजकीय कला नहीं है, लोक कला की पार्ट है। सोचिए, लोक कलाकार इतनी सुंदर मूर्तियां बना लेते थे मौर्य काल में। देखिए पीछे से जो महिला है, पीछे से बैग खुला हुआ है, उसके बाद इधर से इन्होंने साड़ी पहन रखा है, प्राचीन भारतीय पारंपरिक परिधान है ये, साड़ी पहन रखा है। पीछे देखिए इनके बाल गुथे हुए हैं, दिख रहा है। वर्तमान में भी जो भारतीय महिलाएं हैं ऐसी स्टाइल में अपनी बालों को गुथा करती हैं। ठीक है, इनके कानों में देखिए इन्होंने कुंडल पहन रखे हैं, माथे पर भी कोई एक कुछ ऐसी परिधान होगी जो कि पहना जाता होगा उस समय, वो इन्होंने लगा रखा है। यहां देखिए गले में इनके हार है, और ये जो गले का हार है, दो गले में एक छोटी सी माला भी है और एक हार है। ये हार जो है एक इनके जो उभार है, इन उभारों के बीच से होता हुआ आगे बढ़ा हुआ है। देखिए इनकी जो उभार है इनको भी ऐसे सुंदर दिखाया गया है कि लग रहा है कि शायद ईश्वरीय कृति जो बनाई जा सकती थी, जो सोची जा सकती थी, उतनी सुंदर बना दी गई है। पेट पे हल्का सा देखिए, यहां पे जो ये लाइन दिख रहा है आप लोगों को, ये लाइन क्या दर्शाता है कि हल्का सा पेट पर, हल्का सा थोड़ा सा पेट बाहर निकला हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को। और सुंदर कमर एकदम सुंदर दिखाया गया है, और एकदम जो सटीक आकृति हो सकती थी, नीचे इन्होंने एक जो राजकीय परिधान होता है, जो तत्कालीन राजकीय परिधान होता था, उन्होंने वैसे नीचे पहना हुआ है, संभवतः साड़ी ही है। पीछे से यहाँ पे दिख रहा है साड़ी है, पीछे से आगे इन्होंने साड़ी को ऐसे फेंटा मार करके पहना हुआ है। तो सुंदर आकृति जो सोची जा सकती थी। साथ ही हाथ में देखिए, यहां पर हाथ में यहां से यहां तक चूड़ियां पहने हुई है, ठीक है, और चामर लिए हुई है। कितनी सुंदर बनावट है। सोचिए कि मौर्य काल आज से कितनी पुरानी बात है, 300 बीसी की बात है, 300 उधर और 2300 इधर, इतनी पुरानी पहले। जबकि मूर्ति कला, हम कहा करते थे कि हमारे यहाँ जो एक व्यवस्थित मूर्ति कला का निर्माण हुआ, उसे इतिहासकारों ने जब इतिहास लेखन शुरू किया तो उन्होंने प्रारंभ में ही श्रेय दिया कि जब हमारे यहाँ गंधार कला शैली का विकास हुआ, जो कि मौर्योत्तर काल में आता है, तब से हमारे यहाँ कलात्मकता और मूर्ति कला शैली का एक संगठित प्रयास शुरू हुआ। लेकिन यह जो कथन था, यह कैसे विदेशी जो इतिहासकार होते थे, भारतीय संस्कृति को, भारतीय कला के जो तत्व थे जिनमें की हमारी महानता दिखती थी, उसको कैसे कमजोर किया जाता था। मौर्य काल में आम कला, जो लोक कला है, उसकी अभिव्यक्ति इतनी चरम है। गंधार मूर्ति कला जो कि राजकीय कला है, उसकी चरम अभिव्यक्ति भी इसके सामने सटीक नहीं बैठती है। सोचिए, इतनी सुंदर सटीक चित्रण की गई है मौर्य काल में, उससे पहले के काल में, और यह विदेशियों को नहीं दिखती थी। तो हमारे यहां जो यक्ष यक्षिणी जो थी, ठीक है, तो ये हम लोगों ने यक्ष यक्षिणी को देखा। यहां से देखिए सामने से दिखाया गया है, साइड व्यू है। साइड व्यू देखिए, इनके जो चेहरे की बनावट है, चेहरे की बनावट को देखकर के आपको लग रहा होगा कि संभवतः यह किसी मंगोलायड नस्ल की, पूर्ण रूप से मंगोलायड नहीं, मंगोलायड और भारतीय मूल के मिक्स नस्ल की ये महिला है। ठीक है, सुंदर आकृति दिख रहा है चेहरे पे, एकदम सुंदर उभार है, चिकना चेहरा है, गले में हार और कानों में कुंडल है। ठीक है, साथ ही उभारों के साथ साथ यहां देखिए पेड़ थोड़ा सा निकला हुआ दिखा दिया गया है। ठीक है, उरेजों को इतना बेहतर तरीके से दिखाया गया है कि जैसे लग रहा है कि कलाकार ने कला की सर्वांगीण जो बेस्ट उसका हो सकता था उसको प्रस्तुत किया है। यहां देखिए गले में माला है, सामने से चेहरा दिख रहा है, ये बैग से है। ठीक है, ये हाथ है जो चामर लिए हुए है पीछे से, ये हाथ है चामर लिए हुए आगे से, और ये सामने से भी हुए। इतनी सुंदर चित्रकारी की गई है। तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि मौर्य कला अपने मूर्ति कला को लेकर के एक उन्नत कला के तौर पर मानी जानी चाहिए, क्योंकि राजकीय कला तो वहां पर है ही कि अशोक के स्तूपों पे, अशोक के स्तंभों पे सुंदर सुंदर मूर्तियां बनी है। पिछले क्लास में हमने देखा कैसे 4 शेर दिखाए गए थे, लेकिन लोक कला भी उतनी ही उन्नत है। ठीक है, फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब एक कला और जो कि मौर्य काल में विशेष रूप से ऐड हो जाती है, और वह है स्तूप निर्माण कला। ठीक है, मौर्यकालीन कला में देखिए जब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो मौर्य कला में
मौर्यकालीन कला में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें मुख्य रूप से मौर्य कला में उसमें अगर आपने राजकीय कला को तैयार किया, राजकीय कला को, और इसमें स्तंभ, स्तूप, मूर्ति कला, गुफा निर्माण कला और अभिलेख इतना अगर तैयार कर लिया तो मौर्यकालीन राजकीय कला के बारे में आप बहुत अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एडिशनल मार्क्स चाहिए, आपको बाकियों से बेहतर करना है, तो मौर्य काल में अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ करके मौर्यकालीन मृदभाण कला और मौर्यकालीन सिक्का निर्माण कला, अगर आपने इनकी भी चर्चा कर दी, ठीक है, तो तब आपका उत्तर बहुत परिपक्व हो जाएगा। और अगर बेहतर करना है तो फिर आप इसमें प्रस्तुति कला को ऐड कर देंगे, जिसको लेकर के प्रस्तुति कला में नृत्य संगीत और नाटक, नृत्य संगीत और नाटक के लिए आप चर्चा सिर्फ कर देंगे कि अगर समाज में एक अधिकारी है, गणिकाध्यक्ष, तो इससे स्पष्ट होता है कि मौर्यकालीन समाज में नृत्य संगीत नाटक भी होता होगा। सिर्फ एक लाइन लिख देने से आपका उत्तर बाकियों से अलग हो जाएगा और आप ज्यादा नंबर प्राप्त करने के अधिकारी हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं बारीकियों पे ध्यान देना है। अब आइए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्तूप निर्माण कला की ओर। ठीक है, मौर्यकालीन स्तूप कला। देखिए, जो स्तूप की निर्माण का प्रारंभ है, स्तूप निर्माण का प्रारंभ बेसिकली मौर्य काल से पहले का है, यह बुद्ध काल का है। ठीक है, लेकिन स्तूपों में यह ध्यान रखना है, स्तूप जो थे ये बुद्ध काल से पहले भी स्तूपों का विचार था। वैदिक ग्रंथों में, वेदों में भी स्तूप की संकल्पना थी। इस बार जैसे यूपीएससी ने पूछ लिया था प्रीलिम्स में, अपने एग्जाम में स्तूप के बारे में ही पूछा था कि स्तूपों का विचार बुद्ध काल से जुड़ा हुआ है। लेकिन स्तूपों का विचार बुद्ध काल से शुरू नहीं होता, यह विचार बहुत पहले से था। ठीक है, जो कि वेदों में भी स्तूपों की संकल्पना है। लेकिन स्तूपों की जो बनावट शुरू हुई, स्तूपों को एक स्थापत्य के तौर पर विकसित किया गया, वह विकास बुद्ध काल से शुरू हुआ। और उसकी चरम अभिव्यक्ति कहां होती है? उसकी चरम अभिव्यक्ति होती है मौर्य काल में, जबकि बड़े स्तर पर बनते हैं। लेकिन चरम कलात्मक अभिव्यक्ति हालांकि मौर्योत्तर काल में होती है। स्तूप थे क्या भाई? तो ये मुख्य रूप से भगवान बुद्ध के अवशेषों पर बनाए गए एक अंडाकार छत्र होते थे। और इन अंडाकार छत्रों पर, यहां पर दिख रहा होगा आप लोगों को, यहां पर ये एक अंडाकार छत्र है। ठीक है, इसी अंडाकार छत्र पर, छत्र के नीचे भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे गए प्रारंभ में, उन्हीं पर स्तूपों का निर्माण कराया गया। ठीक है, ये क्या होते थे स्तूप? ये अलंकृत होते थे। देखिए, इन स्तूप में खूब सुंदर पेंटिंग की गई है, चित्रकारी की गई है। ठीक है, और सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं यहां पर, तो अलंकृत होते थे। इनके साथ साथ इन स्तूपों के आसपास परिक्रमा पथ होता था, ताकि जो भी श्रद्धालु हैं, जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, वो उस स्तूप की परिक्रमा कर सके। ठीक है, लेकिन ऐसे अनेक स्तूप मिले हैं जिनका निर्माण मूल रूप से तो पहले किया गया था, लेकिन बाद में उनको फिर से नए तरीके से रिफॉर्म किया गया। जैसे कि मौर्य काल में स्तूप बहुत बने थे, लेकिन मौर्य काल से पहले भी स्तूप बने थे, लेकिन मौर्य काल में उन स्तूपों का फिर से रीबिल्ड किया गया, उनको फिर से तैयार किया गया। ठीक है, अब स्तूप के बारे में आप सभी जानते हैं कि स्तूप में एक बेलनाकार ढोल होता है। ढोल जिसे आप ऐसा समझ सकते हैं, एक इसे अंड कहा जाता है। ठीक है, और इस वृत्ताकार अंडा और उसकी चोटी पर एक हर्मिका, यहां पर देखिए इसके चोटी पर एक हर्मिका है, एक डंडा, दूसरा डंडा और तीसरा डंडा, ये हर्मिका है। ठीक है, और ये जो बीच में डंडा है उसे छत्र कहा जाता था। ठीक है, और इसी पूरे स्तूप के चारों ओर देखिए ध्यान से, बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई हैं। स्तूप के दीवारों पे दिख रहा है, चित्र बनाए गए हैं।
मूर्तियों को, पत्थरों को मूर्ति की शैली में डिजाइन किया गया है। तो यहां पर इन स्तूपों पर भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए, भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए घटनाओं का चित्रण किया जाता था, और जो उनके पुनर्जन्म की घटनाएं हैं, भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की घटनाएं, एक पुस्तक है, बेसिकली एक नहीं है बल्कि पुस्तकों का समूह है, जिसे जातक ग्रंथ कहा जाता है। इन जातक ग्रंथों में भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं वर्णित हैं। उन कथाओं को भी, भगवान बुद्ध के जितने स्तूप बनाए गए, उन स्तूप के दीवारों पर, स्तूप के अंडों पर उन कहानियों को चित्रकला के रूप में, मूर्ति कला के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, तो यहां पर भगवान बुद्ध को ये, हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब स्तूपों का निर्माण शुरू हुआ तो स्तूपों का निर्माण दो शैली में बढ़ता है। एक स्तूप जो कि बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से जुड़े थे, और एक स्तूप जो कि महायान शाखा से जुड़े थे। तो जो हीनयान शाखा से जुड़े हुए स्तूप बने हुए हैं, मतलब जो बुद्ध के प्रारंभिक स्तूप बने हुए हैं, जिसमें कि भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं, इन स्तूपों पे भगवान बुद्ध को मानव रूप में नहीं दिखाया गया था। उन स्तूपों पर भगवान बुद्ध को प्रतीकों के तौर पे, जैसे उनके पद को दिखाया गया, पद चिन्ह को दिखाया गया, पद को नहीं। ठीक है, साथ ही स्तूप या फिर कमल सिंहासन के तौर पर, कमल के सिंहासन, खाली कमल सिंहासन, उस पर कोई बैठा नहीं है, लेकिन मान लिया गया है कि ये भगवान बुद्ध हैं, या फिर भगवान बुद्ध के चक्र के साथ उनको दिखाया गया है। तो ये सब चीजें उस समय दिखाई जाती थी। और उस समय पूजा और आराधना की जो पद्धति थी, जैसे पूजा किया जाता है वर्तमान में, जो पूजा और आराधना घर में लोग बैठ करके भक्ति के साथ कर लेते हैं, उस समय भी भगवान बुद्ध के जो सेवक होते थे, जो भक्त होते थे, वे भी पूजा और आराधना बहुत सरल तरीके से करते थे। उनमें मंत्रों का क्लिष्ट उच्चारण नहीं होता था। भगवान बुद्ध बहुत ही आसान पूजा पद्धति लेकर के आए थे। लेकिन जैसे जैसे मौर्य काल का बाद का टाइम आता चला गया, इनमें भी हीनयान से जब महायान की ओर शिफ्ट हुआ बुद्धिज्म, महायान धर्म में फिर वही क्लिष्ट चीजें आनी शुरू हो गई। और यहां पर जो पहले बुद्ध को प्रतीक के तौर पे दिखाया जाता था, बाद में मौर्योत्तर काल में अब भगवान बुद्ध को मूर्ति के तौर पर दिखाया जाने लगा। लेकिन मौर्य काल में फिर भी कैसे रहे, मौर्य काल में जो स्तूप बने उन पर भगवान बुद्ध को प्रतीकों के तौर पे ही दिखाया गया। उन पर भगवान बुद्ध के पद चिन्ह, स्तूप, कमल सिंहासन और चक्र आदि का प्रयोग किया गया। हालांकि उन स्तूपों पर भी भगवान बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाओं का चित्रात्मक वर्णन है, लेकिन उनमें भगवान बुद्ध को मानव रूप में नहीं दिखाया गया है। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग आंसर राइटिंग कीजिएगा तो इन बातों को जरूर लिखिएगा कि मौर्यकालीन जो स्तूप बने हैं उनमें भगवान बुद्ध को मानव रूप में नहीं दिखाया गया है। ठीक है, इस तरीके से भगवान, उन पर जो कथाएं वर्णित की गई उनमें भगवान बुद्ध के जन्म, उनके गृह त्याग, उनके ज्ञान प्राप्ति और धर्म चक्र परिवर्तन, साथ ही महापरिनिर्वाण, इन सभी घटनाओं को स्तूपों पर दिखाया गया है, सुंदर सुंदर मूर्तियां बना करके। लेकिन फिर से दोहराता हूं कि भगवान बुद्ध की मूर्ति मनुष्य रूप में उन स्तूपों पर मौर्य काल में नहीं बनी थी। ठीक है, अब यह ध्यान रखना है कि जो मौर्य काल में प्रमुख स्तूप बने, मौर्य काल में जो प्रमुख स्तूप बने, मौर्य स्तूप, उनमें पहला सांची स्तूप, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, सांची स्तूप नाम सुना होगा। दूसरा भारहुत स्तूप नाम सुना होगा। ठीक है, तीसरा वैराट स्तूप अगर सुना होगा तो ये तीन प्रमुख स्तूप जो अभी भी हैं। कहा जाता है वैसे तो कि सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के लिए लगभग 84,000 से अधिक स्तूपों का निर्माण करवाया, लेकिन जो स्तूप अभी प्रमुख बचे हुए हैं उनमें सांची स्तूप, भारहुत का स्तूप और बैराठ का स्तूप, ये तीनों अभी प्रमुख बचा हुआ है। सांची स्तूप के बारे में यह है कि सांची स्तूप पर अगर अभी आप देखने जाएंगे तो वहां आपको इन स्तूपों पर भगवान बुद्ध को मानव रूप में दिखाया गया है। लेकिन ये बाद की घटना है, जब सम्राट अशोक इन स्तूपों का निर्माण करा रहे थे तो वहां पर भगवान बुद्ध को मानव रूप में नहीं दिखाया गया था। बुद्ध मानव रूप में नहीं थे। ठीक है, लेकिन बाद में
बाद में जब मौर्य काल समाप्त होता है और मौर्योत्तर काल शुरू होता है और एक नए शासक आते हैं पुष्पमित्र शुंग, ठीक है, पुष्पमित्र शुंग। तो पुष्पमित्र शुंग ने इन स्तूपों का फिर से पुनर्निर्माण कराया, ठीक है, और पुनर्निर्माण कराया क्योंकि पुनर्निर्माण कराया और ये जो मौर्यकालीन स्तूप बने थे ये ईंट से निर्मित हुए थे, ईंट निर्मित थे। इसको पुष्पमित्र शुंग ने क्या किया, इन ईंट निर्मित स्तूपों के ऊपर से सुंदर पत्थर जड़वा दिए, ठीक है। तो पत्थर या प्रस्तर को जड़वाया, ठीक है। तो इसीलिए आज अगर आप देखने जाएंगे तो आज सांची और बहरूद के स्तूप आपको प्रस्तर के स्तूप दिखेंगे और उस पर भगवान बुद्ध के मानव के रूप में मूर्तियां भी दिखेंगी। लेकिन इसका कारण है कि यह स्तूप बाद में फिर से रीडिजाइंड, रीबिल्ड किए गए। लेकिन मौर्य काल में जब ये स्तूप बने थे तो उस समय ये ईंट के बने थे और उस समय भगवान बुद्ध को उस समय मानव रूप में नहीं दिखाया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से स्तूपों के बारे में एक बेसिक सी जानकारी आप लोगों को जो एनसीईआरटी देती है ये हम लोगों ने जान ली। इसके बाद के बारे में कि स्तूपों से हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, स्तूपों का महत्व क्या था, वर्तमान की प्रासंगिकता क्या है, ये हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी सोचने और पढ़ने का टाइम मिल सके। आप लोग भी, मुझे उम्मीद है कि इस एनसीईआरटी को अपने क्लास में या घर पे जहां भी होंगे आप लोग पढ़ते जरूर होंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया तो यूपीएससी के प्रीलिम्स के प्रश्न तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन मेंस के जो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन बनते हैं उनको भी बहुत अच्छे से तैयार करा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।